हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने जैसे बताया कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी कंपोजिशन क्या है, जिसमें कुल मिलाकर मैंने आपको बताया था कि 14 पार्ट्स 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल्स जो हैं वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर रखे गए हैं। सो आज हम जो है सेक्शन वाइज जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 के अंदर जो है प्रीलिमिनरी पार्ट नंबर 1 जो आता है उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं फ्रेंड्स, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में जो आता है फ्रेंड्स वो आता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल के अंदर वो कहता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। शॉर्ट टाइटल जो है सेक्शन 1 के अंदर उसमें इस एक्ट को क्या कहा जाएगा उसके बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशंस जो हैं उसके बारे में बताया गया है। बहुत सारी टर्म्स जो हैं इस एक्ट के अंदर यूज़ की गई हैं, बहुत सारी टर्म्स जो हैं इस एक्ट के अंदर यूज़ की गई हैं, तो उनको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा तो वो सारी डिटेल में जो है वो सेक्शन 2 के अंदर जो है वो बताया गया है। सो आइए फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 के बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि पार्ट 2 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो क्या है, वो क्या कहता है। पार्ट 2 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ये है, कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन हम कुल मिलाकर सेक्शन 7 तक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 7 तक जो है वो पार्ट 2 में आता है। पार्ट 2 जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें कुल मिलाकर कितनी सेक्शंस आती हैं, 3 से लेकर 7 तक जो है वो सेक्शन इसमें आती हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं सेक्शन 3 जो है वो क्या कहती है। सेक्शन 3 ऑफ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो बनाई जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, लेजिस्लेचर नहीं होगा, विदाउट लेजिस्लेचर। और सेक्शन 4 जो है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर। सो इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि ये दोनों कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यू है, दोनों 3 और 4 के अंदर जो है इनके प्रोविजन रखे गए हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें जो है वो विद लेजिस्लेचर है और लद्दाख वाली जो है उसमें लेजिस्लेचर नहीं है। सेक्शन 5 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जम्मू कश्मीर स्टेट का जो गवर्नर है तो वही जो है 2 ड्यूटीज़ का जो है कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा। सेक्शन 6 जो है उसमें लिखा गया है कि अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 6 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसमें जो है उसमें बताया गया है कि अमेंडमेंट की जाएगी फर्स्ट शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें जो है जो स्टेट्स और ड्यूटीज़ जो उसमें जो रखी गई हैं उसमें जो है अमेंडमेंट की जाएगी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो है स्टेट्स और ड्यूटीज़ के बारे में जो है लिस्ट जो है उनकी वहाँ पे बताया गया है, तो उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट की जाएगी। जैसे स्टेट पहले जम्मू कश्मीर स्टेट थी तो उसको वहाँ से हटाकर तो यूटीज़ की लिस्ट में, यूटीज़ की जो लिस्ट है उसमें जो है ऐड किया जाएगा, तो उसमें अमेंडमेंट की गई। और उसके बाद सेक्शन 7 जो है सेविंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, कुछ सेविंग पावर्स जो है ड्यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको दी गई। पार्ट 3 उसके बाद फ्रेंड्स जो है उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के अंदर फ्रेंड्स कौन कौन सी सेक्शंस हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं। आई होप के पार्ट 2 तक जो है आपने तमाम सेक्शंस को जो है वो पढ़ लिया होगा। फ्रेंड्स, तमाम एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसको स्किप मत करिएगा और लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और मैक्सिमम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्ज़ाम में जो है इन सेक्शंस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर जो है वो कहता है कि रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी, कैसे होगी, उसके बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। सेक्शन 8 जो है वो कहती है कि अमेंडमेंट ऑफ 4 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल 4 जो है उसमें जो है कुछ अमेंडमेंट की जाएगी। सेक्शन 8 कहती है शेड्यूल 4 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट की जाएगी।
और उसमें जो है एंट्री 21 शैल बी डिलीटेड एंड एंट्रीज 22 to 31 शैल बी रीनंबर्ड एज एंट्रीज 21 to 30। ये कुछ उसमें जो है जो बताया गया है सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 9 जो है वो कहती है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स, तो कुछ सिटिंग मेंबर जो हैं उनके एलोकेशन की बात करती है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं द हाउस ऑफ द पीपल, जिसमें हम कहते हैं कि लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, यूटीज़ की जो है वो रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, उस पर जो है हम देखते हैं इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर कौन से प्रोविजंस रखे गए हैं। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें बताया गया है सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 जो है वो कहती है रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ पीपल। तो रिप्रेजेंटेशन जो है सेक्शन 10 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो किसके बारे में बात करती है, रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ पीपल जो है पार्लियामेंट के अंदर जो है, लोकसभा के अंदर जो है स्टेट की जो है इन यूटीज़ की जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगी, जैसे उन्होंने बाकायदा जो है वो इसमें बताया हो कि 5 सीट्स जो है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, और 1 सीट जो है 1 सीट जो है वो किसको दी जाएगी, 5 जो है वो JNK जो है यूटी बनाई गई है उसको, और 1 जो होगी वो लद्दाख को दी जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है बात की गई है रिप्रेजेंटेशन की हाउस ऑफ पीपल। और उसके बाद सेक्शन 11 जो है डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1976। तो 1976 में जो एक डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो ऑर्डर आया था, तो उसको अमेंड किया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई, उसको अमेंड किया गया। सेक्शन 11 जो है इसके अंदर जो प्रोविजन रखे गए हैं, सेक्शन 11 कहता है कि डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑर्डर 1976, तो उसको अमेंड किया गया। उसके बाद सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 के अंदर क्या प्रोविजन है फ्रेंड्स, ये है प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स जो है उनके रिलेटेड जो है, सिटिंग मेंबर जो ऑलरेडी उनके रिलेटेड उनके रिगार्डिंग जो है इसमें प्रोविजंस रखे गए हैं। और उसके बाद सेक्शन 13 जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल है, कि आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे पहले जैसे पुडुचेरी को जो था वो उसमें अप्लाई होता था, तो ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी जो है यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर को भी ये क्या किया गया, आल्सो अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसको भी ये अप्लाई करेगा। मैं कहने का मतलब कि आर्टिकल 239A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अब किसको अप्लाई होगा, यूनियन, ये हमारे यूटी ऑफ JNK जो है इसको भी अप्लाई होगा। जैसे पहले पुडुचेरी को अप्लाई था, जो प्रोविजंस जो हैं पुडुचेरी में जो इस प्रावधान जो रखे गए थे और पुडुचेरी के अंदर जैसे लागू था, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी ये लागू होगा, आर्टिकल 239A। उसके बाद फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट वन जो है सेक्शन 14 जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, वो क्या कहती है, इसके बारे में देखते हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, लेक्चर को स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और बहुत ही शॉर्ट स्पेन में ही आप जो है बिल्कुल इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। सेक्शन 14 जो है फ्रेंड्स वो कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कंपोजिशन। तो इसमें क्या है, सेक्शन 14 कहती है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जम्मू एंड कश्मीर की, जो जैसे मैंने पहले बताया कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके अंदर क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी एंड इस कंपोजिशन, और उसकी कंपोजिशन की बात करती है, तो जिसमें कुल मिलाकर कंपोजिशन में क्या होगा, 107 जो है टोटल मेंबर्स होंगे, जिसमें से 24 जो हैं वो POK का जो हिस्सा हमारा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके अंदर जो हमारा हिस्सा है, तो उस एरिया के लिए जो है वो ये रखी गई हैं, कुछ 24 सीट जो हैं उसके लिए रखी गई हैं। तो ये हमारी सेक्शन 14 है। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 15 जो कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। सो फ्रेंड्स जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सेक्शन 15 कहती है, सेक्शन 15 के अंदर क्या है कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये लगेगा कि असेंबली के अंदर वुमेन की जो है प्रॉपर जो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो 2 मेंबर्स जो हैं, 2 मेंबर्स जो हैं, 2 वुमेन मेंबर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वहाँ पे क्या कर सकता है, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन रख सकता है। कुल मिलाकर 2 मेंबर जो हैं वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। उसके बाद
सेक्शन 16 जो है फ्रेंड्स, सेक्शन 16 कहते हैं क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव। तो इसमें ये बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं फ्रेंड्स। आपको बताऊं कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कौन बंदा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है मेंबर बन सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जा सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी उसमें रखी गई हैं कि कुल मिलाकर 25 ईयर्स एज का होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और दूसरी नेसेसरी जो क्वालिफिकेशंस हैं जो पार्लियामेंट जो उसमें वो प्रिस्क्राइब करेगी कि ये क्वालिफिकेशंस हों, तो वो सारी जब क्वालिफिकेशंस उसके पास होंगी तभी वो मेंबर बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये सेक्शन 16 के अंदर इसकी बात की गई है। और फ्रेंड्स उसके बाद सेक्शन 17 जो है उसके बारे में ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें ये ड्यूरेशन जो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो कितने साल के लिए होगी, सिर्फ 5 ईयर्स के लिए होगी। उससे पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर जब स्टेट थी तब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल के लिए होती थी, लेकिन जहाँ पे अब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है सिर्फ कितने साल के लिए, 5 साल के लिए काम करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है सेक्शन है फ्रेंड्स। सेक्शन 17 जो है उसमें ड्यूरेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसकी बात की गई है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, सिर्फ 5 साल की। 5 साल तक ही लेजिस्लेटिव असेंबली चल पाएगी। उससे पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि 6 साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो था वो लेजिस्लेटिव असेंबली चलती थी। सेक्शन 18 जो है वो कहते हैं सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सेशन जो होंगे वो कैसे होंगे, कुल मिलाकर उनके प्रोविजंस जो सारे हैं वो सारे इसके अंदर जो है वो उनको उसके बारे में बताया गया है। सेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। तो इसमें जो है पूरे प्रोविजंस जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस जो हैं उसको कब डिसोल्यूशन कब होगी, उसकी कब डिसॉल्व किया जाएगा, कैसे उसे सेशन बुलाए जाएंगे, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 18 के अंदर रखे गए हैं। सेक्शन 19 जो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फ्रेंड्स आपने याद रखना है कि सेक्शन 19 किसको डील करती है, सेक्शन 19 जो डील करती है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। कौन कौन जो होंगे वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होंगे, कैसे उनको वहाँ पे जो है वो इलेक्ट किया जाएगा असेंबली के अंदर। तो ये सारी जो है उसके उसके अंदर प्रोविजन जो सारे जो है वो सेक्शन 19 के अंदर रखे गए हैं। सो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 20 जो है उसको देखते हैं। सेक्शन 20 क्या कहती है, सेक्शन 20 जो है वो कहते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल, इसमें वाइल फ्रेंड्स वाइल रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है वो क्या करेगा, कोई भी जो है वो प्रिजाइड नहीं करेगा अपनी एज अ स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो वहाँ पे वो अटेंड नहीं कर पाएगा जब उसके रिमूवल के लिए जो है वो रेजोल्यूशन जो हो वो अंडर कंसिडरेशन होगा। मतलब कि जब उसको रिमूव करने के लिए कोई रेजोल्यूशन अगर पास किया गया होगा, रेजोल्यूशन मूव किया गया होगा, तो उस वक्त के लिए वो क्या करेगा, प्रिजाइड नहीं करेगा मीटिंग जो वो जो चेयर नहीं करेगा, उसकी अध्यक्षता में जो वो है उसकी हेडशिप में जो है मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड सेक्शन 21 जो है वो कहती है कि स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली को स्पेशल एड्रेस जो है वो कौन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो क्या करेगा, स्पेशल एड्रेस देगा। किसको देगा, जब भी आप फ्रेंड्स मानिए जब भी जनरल इलेक्शन होगी, जनरल इलेक्शन के एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, कि जब भी कोई इलेक्शन होगी उससे उसके बाद जो पहला सेशन जो होगा स्टार्ट होगा, और हर साल का पहला सेशन जो होगा उसको कौन करेगा, स्पेशल एड्रेस उसमें जो होगा किसका रहेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर का। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 22 जो है वो क्या कहती है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। सो फ्रेंड्स सेक्शन 22 जो है, सेक्शन 22 जो है फ्रेंड्स वो किसके साथ डील करती है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। सो मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल के क्या क्या राइट्स रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो सारे प्रोविजन किस में रखे गए हैं, सेक्शन 22 के अंदर। सो आइए फ्रेंड्स सेक्शन 23 के बारे में पढ़ते हैं। आई होप कि जहाँ तक आपने ध्यान से इनको पढ़ा होगा। ये सेक्शंस जो हैं आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सी सेक्शन किसके साथ डील करती है। सो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकती हैं, लिहाजा इनको अच्छे से याद करिएगा। सेक्शन 23 जो है वो कहती है कि राइट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास राइट रहता है कि वो एड्रेस कर पाए जब मैसेज जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को सेंड कर पाए, सेंड कर सके। तो ये सारे प्रोविजन जो हैं इसके रिगार्डिंग जितने प्रोविजन हैं वो सेक्शन 23 के अंदर रखे गए हैं। उसके बाद सेक्शन 24 जो है ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स। एज यू नो फ्रेंड्स कि जब इलेक्शन के बाद क्या होता है, आफ्टर इलेक्शन जो भी मेंबर्स जो है इलेक्ट होके आते हैं उनको असेंबली में सिटिंग से पहले क्या किया जाता है, उनको क्या करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती है। ओथ लेनी पड़ती है मीन्स शब्द लेनी पड़ती है। तो वो ओथ के रिगार्डिंग किस टाइप में, किस फॉर्मेट में ओथ जो है वो ली जाएगी, तो वो सारे प्रोविजन किस में रखे गए हैं, सेक्शन 24 के अंदर वो सारे प्रोविजंस हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सेक्शन 25 जो है वो उसमें वो कहती है कि वोटिंग इन असेंबली, पावर ऑफ असेंबली टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। तो असेंबली के अंदर वोटिंग किस तरीके से होगी, कौन से जो है बिल कैसे पास होंगे, ये सारे उसमें वोटिंग कैसे होगी। उसके बाद पावर क्या रहेगी असेंबली की, टू एक्ट नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। कभी जब वैकेंसी और होने के बावजूद भी अगर कोई वैकेंसी होगी फिर भी कैसे उसमें जो है वो रेजोल्यूशन जो पास किए जाएंगे, या फिर कोरम जो क्या रहेगा, जैसे 1/10 जो है वो ऑफ द टोटल मेंबर जो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर जो है वो कोरम रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे तमाम प्रोविजन जो हैं वो सेक्शन 25 के अंदर जो है वो दिए गए हैं। ये तमाम प्रोविजन जो किसके अंदर रखे गए हैं, सेक्शन 25। उसके बाद आइए फ्रेंड्स सेक्शन 26 जो है वो कहते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स। जब भी कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में दोनों जगहों पर जो इलेक्ट हो जाता है तो उसको एक सीट क्या करनी पड़ेगी, वेकेट करना पड़ेगी। ये इसमें किसमें प्रोविजन रखा गया है, सेक्शन 26। सेक्शन 27 में क्या है फ्रेंड्स कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो किसी भी मेंबर को किस तरीके से डिसक्वालीफाई किया जाएगा, उसको बेसिक मेंबरशिप से डिसक्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे किया जाएगा, वो सारे इसमें प्रोविजंस जो हैं वो रखे गए हैं। सेक्शन 27 जो है उसके अंदर बाकायदा ये प्रोविजन रखे गए हैं कि किस ग्राउंड पे जो है, अगर वो कहीं इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ऐसा कोई वो ऑफिस होल्ड करता है जिससे उसको प्रॉफिट आ रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उसको वहाँ से वो किया जाएगा। जब कोई और दूसरे सारे ग्राउंड्स जो हैं उन ग्राउंड्स पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो सेक्शन 27 जो है वो इसके साथ डील करती है। सो फ्रेंड्स सेक्शन 28 जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर। तो किसी भी मेंबर को डिफेक्शन मीन्स के क्रॉस वोटिंग जैसे होती है, उस तरह को कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन उसकी जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजन किस में रखे गए हैं, सेक्शन 28 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फॉर बीइंग अ मेंबर। तो किसी भी मेंबर को डिफेक्शन के ग्राउंड पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारे प्रोविजन जो है सेक्शन 28 के अंदर है। सेक्शन 29 जो है फ्रेंड्स, सेक्शन 29 कहते हैं कि पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और एफर्मेशन और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिसक्वालीफाइड। तो कोई भी मेंबर, जैसे मैंने बताया है कि जब भी इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद कोई भी मेंबर जो जीत के आता है तो उसको असेंबली में सिटिंग जो है, असेंबली की कोई भी मीटिंग जो है वो अटेंड करने से पहले ओथ लेनी पड़ती है। और अगर ऐसा नहीं करने पर क्या होता है कि पेनल्टी जो है जो है डाल दी जाती है, जिसमें 500 जो है उसमें बताया गया है एक्ट के अंदर के 500 पर डे जो वो है वो पेनल्टी जो है उसे रिकवर की जाएगी। तो ये उसमें प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 30 जो है, सेक्शन 30 कहती है पावर्स प्रिविलेज एक्सेट्रा मेंबर्स। तो मेंबर्स की जो असेंबली के अंदर जो मेंबर्स चुन के जाएंगे उनकी पावर्स क्या रहेंगी, उनकी प्रिविलेजेस क्या रहेंगे, तो ये सारे उसमें जो है सारा सेक्शन 30 के अंदर जो है लिखा हुआ है। तो सेक्शन 30 किसके साथ डील करती है, पावर्स प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स की पावर्स प्रिविलेजेस क्या रहेंगी उनको जो है ये डील करते हैं, सेक्शन डील करती है। उसके बाद फ्रेंड्स तो सेक्शन 31 जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर्स जो होंगे उनकी सैलरीज क्या रहेंगी, अलाउंसेस क्या रहेंगे, इसके बारे में जो है सेक्शन 31 के अंदर प्रोविजंस रखे गए हैं। 32 जो है फ्रेंड्स, उसमें 32 सेक्शन में क्या है, एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। तो इसमें दिया गया है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो कहाँ तक रहेगी। तो इसमें क्या है, आइदर फॉर होल ऑफ ड्यूटी, पूरी ड्यूटी के लिए होल ऑफ ड्यूटी, या कुछ पार्ट्स के लिए जो है, ये यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर जो है ये लेजिस्लेट कर सकती है, कानून बना सकती है। तो इसमें पूरा जो है वो प्रोविज़न किस में रखा गया है, अंडर सेक्शन
32। और फ्रेंड्स उसके बाद सेक्शन 33 जो है वो एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन फ्रॉम टैक्सेशन। तो यूनियन की जो प्रॉपर्टी होगी यूटी के अंदर, तो उस पर टैक्सेशन जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। उसमें बाकायदा तरीके से क्यों नहीं लगाए जाएंगे, कैसे नहीं लगाए जाएंगे, तो सारा जो है उसमें यूनियन की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन जो है उस पर टैक्स जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगा पाएगी। तो इसमें जो है कुछ एग्जाम्पशंस दी गई हैं सेक्शन 33 के अंदर। सो आई होप फ्रेंड्स आपने अभी तक जो है सेक्शंस मैंने आपको बताई, आपने ध्यान से जो है वो देखी होगी। आज हमने सेक्शन 33 का जो है उसको पढ़ा, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्रीलिमिनरी से स्टार्ट किया था। प्रीलिमिनरी के अंदर जिसने हमने देखा था कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल और सेक्शन 2 डेफिनेशंस। उसी तरह हमने पार्ट 2 के अंदर देखा था सेक्शन 3, 4 जो था वो फॉर्मेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ा। सो इसी तरीके से कुल मिला के आज ये सेक्शन जो थी हमने आज डिस्कस करी। आई होप के फ्रेंड्स आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा और ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा पूरी उम्मीद के साथ। आज के लिए फ़िलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई सेक्शन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।